हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस का। और इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है अब तक, और आज मैं आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन सिखाऊंगा। तो लेक्चर नंबर है ना 10, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस में तीन चीजें पढ़नी है। पहला टाइट्रेशन हम सीखेंगे है ना विथ KMnO4। KMnO4 के साथ कैसे टाइट्रेशन करते हैं, हाँ, टाइट्रेशन विथ K2Cr2O7, ठीक है। टाइट्रेशन विथ है ना आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो जब हम ये सीख लेंगे इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो आइए ना मैं इन दोनों को तो एक साथ पढ़ा देता हूं कि कैसे हम KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ एस्टिमेशंस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है एस्टिमेशंस विथ KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनके साथ एस्टिमेशन कैसे किया जाता है आइए सीखते हैं। तो अगर आपको आयरन +2 का एस्टिमेशन करना है तो आयरन +2 का एस्टिमेशन, फर्स्ट एस्टिमेशन अक्सर हम है ना KMnO4 से करते हैं। KMnO4 जो है ना से एस्टिमेशन किया जाता है, आयरन ऑक्सीडाइज कर जाएगा, है ना। एसिडिक मीडियम में करते हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा Mn+2 में चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो है ना आयरन +2 को है ना डाइक्रोमेट से भी एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना Cr2O7 2- से। इसमें भी ये आयरन +2+3 में चेंज आता है और क्रोमियम +3 में चेंज होता है। दोनों रिएक्शंस है ना एसिडिक मीडियम में ही होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है, ये भी आपका एसिडिक मीडियम में ही होगा। और क्या, और तीसरी चीज अगर, ठीक है, थर्ड चीज क्या, अगर ऑक्सलेट का एस्टिमेशन करना है तो ऑक्सलेट का एस्टिमेशन भी हम लोग है ना KMnO4 से करते हैं। तो आपको याद रखना होगा आयरन का एस्टिमेशन हम पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 दोनों से कर सकते हैं। ऑक्सलेट का एस्टिमेशन हम अक्सर MnO4- से करते हैं, जिसमें ऑक्सलेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज आता है और एसिडिक मीडियम में MnO4 जो है ना Mn+2 में चेंज कर जाता है, एसिडिक है ना मीडियम में। अगली चीज क्या, नेक्स्ट चीज, अगर यही चीज कंटिन्यूड है, अगर हमको है ना ऑक्सलेट के अलावा H2O2 का एस्टिमेशन करना है, फोर्थ चीज, ठीक है, H2O2 का एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। तो जितना नॉलेज मैं आपको देता जा रहा हूं आप उसी के दायरे में रहकर टाइट्रेशंस करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि आयरन कैन ओनली बी एस्टिमेटेड बाय KMnO4 and K2Cr2O7, ऑक्सलेट इज एस्टिमेटेड बाय KMnO4, ठीक है। ऐसे इसी तर्ज पर H2O2 का एस्टिमेशन भी हम KMnO4 से ही करते हैं। H2O2 में ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीडाइज करके O2 में चेंज कर जाता है और MnO4 है ना एसिडिक मीडियम में Mn+2 में रिड्यूस कर जाता है। मैं रिएक्शन को पूरा बैलेंस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई है पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो आप हमेशा बैलेंसिंग पूरा कर सकते हैं। ये भी आपका है ना एसिडिक मीडियम में ही होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ही हो जाएगा, ठीक है। पांचवी चीज जिसका एस्टिमेशन मैं सिखाना चाहता हूं वो है AS2O3, ठीक है। AS2O3 का एस्टिमेशन भी हम KMnO4- से करते हैं, ठीक है, जिसमें ये ASO4 3- में चेंज कर जाता है। ध्यान इस बात का देना है कि आर्सेनिक यहां पर +3 स्टेट में है, जबकि यहां किस स्टेट में चला गया है, +5 स्टेट में चला गया, प्लस Mn+2 हो जाएगा। ये भी आपका एसिडिक मीडियम में होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट है ना मेनली इन चीजों का एस्टिमेशन करते हैं, किनका, आयरन का, ऑक्सलेट का, ठीक है, ऑक्सलेट का करते हैं, और साथ में किसका, H2O2 और आर्सेनिक ऑक्साइड का करते हैं, ठीक है। ध्यान इस बात का देने वाली जरूरत है क्या कि नोटवर्दी बातें हैं कि नोट, कभी भी KMnO4 को आप एसिडिक मीडियम में लेंगे तो मीडियम H2SO4 से ही बनना चाहिए, है ना। HCl से इसलिए नहीं बनता क्योंकि HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और है ना HNO3 से इसलिए नहीं बनाना चाहिए एसिडिक मीडियम क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान देगा, नोटवर्दी बात है फर्स्ट, है ना, द एसिडिक
मीडियम ऑफ KMnO4, विवशा है तो नोट्स बना सकते हैं. द एसिडिक मीडियम ऑफ KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाय H2SO4 only. Not we don't use HCl because है ना, it can act as reducing agent, and HNO3 is also not used because it can act as oxidizing agent. ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है. ठीक है, तो एक चीज तो हम लोगों ने खत्म कर ली, बल्कि इनफैक्ट दो चीजें खत्म कर ली. हम लोगों ने ये सीख लिया कि KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेशन कैसे होता है. आइए अब सीखते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं और कैसे होता है. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं. तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब होता है कि आप ब्यूरेट में, है ना, आयोडीन ही ले. ठीक है, आप ब्यूरेट में, यहां एस्टिमेशन के लिए यहां ब्यूरेट में आप आयोडीन अगर लेते हैं, है ना, आयोडीन ले लेते हैं और आप इसका टाइट्रेशन करते वक्त किसी और चीज से, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, यहां पे ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है. ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है. तो जिस टाइट्रेशन में आयोडीन इन्वॉल्व हो जाता है ब्यूरेट में, हम उसको आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं. ठीक है, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से किसका एस्टिमेशन होता है, आइए देखते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, फर्स्ट, द reducing agents which are estimated by iodine. ठीक है, तो यहां मैं लिखता जा रहा हूं वो रिड्यूसिंग एजेंट जो आयोडीन से एस्टिमेट होते हैं. ठीक है, पहला फर्स्ट केस. ठीक है ना, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, है ना, आयोडीन से एस्टिमेशन होता है हाइपो का, Na2H2O3, है ना, आयोडीन से रिएक्ट करता है. ध्यान दीजिएगा कि यहां पे, है ना, रिएक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि Na2S4O6 बन जाता है प्लस ट्वाइस Na. तो आयोडीन खुद को यहां पे 0 से -1 रिड्यूस कर रहा है, जबकि यहां सल्फर जो है ना, वो +2 से +2.5 या +5/2 तक जा रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. तो हाइपो का एस्टिमेशन हम लोग है ना, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से करते हैं. ठीक है, सेकेंड चीज जिसका टाइट्रेशन होता है आयोडीन से, वो है आर्सेनिक ऑक्साइड. AS2O3 आयोडीन से रिएक्ट करके ASO4 3- बनाता है, साथ में ट्वाइस I- आपको मिल जाएगा. तो दूसरी चीज जिससे हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जिसका हम कर सकते हैं वो है ना, आपका आर्सेनिक ऑक्साइड. तीसरी चीज, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का भी एस्टिमेशन हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं. इस टाइट्रेशन में, है ना, आपका सल्फर बनता है. ठीक है, साथ में 2 आयोडीन I- बन जाता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किन किन लोगों का हम लोग एस्टिमेशन इस तरीके से कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज क्या, फोर्थ चीज जिसका एस्टिमेशन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से हो सकता है वो है ASO4. ठीक है, थर्ड चीज है SO3 2-, सल्फाइड आयन SO3 2-, इसका आप आयोडीन से, है ना, एस्टिमेशन कर सकते हैं. सल्फाइड आयन रिएक्ट करने के बाद हमेशा सल्फेट आयन में चेंज कर जाएगा और साथ में 2 I- बन जाएगा. तो सल्फाइड आयन का भी एस्टिमेशन हम लोग आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं. टिन का टाइट्रेशन, टिन जो +2 स्टेट में होता है ना, उसका टाइट्रेशन हम लोग, उसका एस्टिमेशन हम लोग आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं. ठीक है, और क्या, और अगर आपको ASO3 3- मिलता है तो इसका भी टाइट्रेशन आप, है ना, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं. ASO4 3- में चेंज हो जाएगा प्लस ट्वाइस I-. ठीक है, ASO4 3- में. और लास्टली, है ना, हम हाइड्राजीन का भी एस्टिमेशन, है ना, आयोडीन की मदद से कर सकते हैं. नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है साथ में,
दो आई माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया कि आईडी मेट्रिक टाइट्रेशन में है ना, हम आयोडीन से टाइट्रेशन करते हैं, हाइपो का कर सकते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, सल्फाइट आयन का, स्टेनस आयन का, ठीक है ना, और आर्सेनिक थर्ड ऑक्साइड का और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोगों ने ये सीख लिया कि KMnO4 से किसका किसका टाइट्रेशन होता है, ये सीख लिया K2Cr2O7 से किसका टाइट्रेशन होता है, ये भी सीख लिया कि आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं। आइए अब सीखते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और उसको है ना पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस प्रोसेस में आयोडीन निकलता है और इस आयोडीन का फिर हम एस्टिमेशन हाइपो से करते हैं, है ना, हाइपो से एस्टिमेशन करते हैं और ये हाइपो जो है Na2S4 टेट्राथायोनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का टाइट्रेशन जो है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन के बराबर होगा और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, हाइपो के बराबर होगा। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा है ना, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइट्रेशन को हम लोग आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब कौन से रिएक्शंस हैं जो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से मेजर रिएक्शंस हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले तो ये आयोडीन और हाइपो का ही रिएक्शन है ना। आयोडीन जब भी हाइपो से रिएक्ट करता है Na2S2O3 तो है ना ये बनता है ट्वाइस NaI है ना, ट्वाइस NaI प्लस Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है, ठीक है। हम आयोडाइड का है ना आयोडीन, अब देखिए मैं ये रिएक्शंस बता रहा हूं कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KI से रिएक्ट करके आयोडीन बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन बहुत फेमस है, क्या, कभी भी आपको कॉपर अगर +2 स्टेट में दिखे, अगर आप उसको KI या आयोडीन से ट्रीट कर रहे हैं तो याद रखिए ये जो है +2 में चेंज कर जाएगा विथ लिबरेशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। यानी इसको आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कॉपर जो है +2 से +1 में चला आएगा और आयोडीन -1 से 0 में चला आएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तीसरी बात क्या, तीसरा रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर का एस्टिमेशन भी हम है ना ऐसे कर सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा इन सब में, जैसे कॉपर का आप एस्टिमेशन कर रहे हैं कॉपर +2 का, तो कॉपर +2 को आप KI से ट्रीट करिए। KI की जगह मैं I- लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, KI की जगह I- लिख रहा हूं, तो ये जो I- से हम ट्रीट करेंगे और जो ये आयोडीन निकलेगा इसको फिर से हम हाइपो से एस्टिमेट कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट, है ना, आयोडीन के इक्विवेलेंट हाइपो के बराबर, मतलब इसके और हाइपो के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अल्टीमेटली यही होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और लास्ट में जो हाइपो होता है, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होता है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की बात करिए तो आप जानते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाता है। क्लोरीन गैस है ना आयोडाइड से रिएक्ट करके है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, Cl- में चेंज कर जाती है और साथ में आयोडीन लिबरेट हो जाता है और ये आयोडीन फिर हम हाइपो से क्या करते हैं, है ना, टाइट्रेट करके उसका एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के इक्विवेलेंट्स क्लोरीन के बराबर, क्लोरीन के इक्विवेलेंट्स आयोडीन के बराबर, आयोडीन के इक्विवेलेंट्स हाइपो के बराबर, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हाइपो के बराबर होंगे, है ना। इस तरह से हम MnO2 का एस्टिमेशन भी करते हैं। MnO2 को है ना जब भी आप HCl से ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, है ना, 21 में चेंज कर जाता है MnCl2 में चेंज विथ लिबरेशन ऑफ क्लोरीन प्लस वाटर, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ये आयोडाइड से कंबाइन करके फिर से है ना 2Cl- और आयोडीन बनाता है। तो हर बार आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको एंड में आयोडीन मिलेगा, जो कि आप जाकर इसका फिर से है ना हर बार इसके एंड में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के एंड में आयोडीन मिलेगा, जिसका आप हाइपो से रिएक्शन करके है ना टेट्राथायोनेट बनाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज हो जाएगी। ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, पांचवी चीज क्या,
अगर आप आयोडेट का एस्टिमेशन करना चाहते हैं, आयो3 माइनस का, इसको भी आप आयोडाइड से ट्रीट कर दीजिए अल्कलाइन मीडियम में, आपको आयोडीन मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। अगर आप इसको सही तरीके से बैलेंस करेंगे तो आपको आयोडीन और वाटर मिल जाएगा। जिस तरह से आप ये आयोडीन फिर से हाइपो से ट्रीट करके हम इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। 6 चीज क्या, H2O2, H2O2 का भी आप है ना आयोडाइड से रिएक्शन कर सकते हैं। आयोडीन खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बनेगा I2 है ना, और H2O अपने आप को क्या करेगा, H2O2 रिड्यूस कर देगा, तो आपको यहाँ पे है ना H2O बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन -1 से है ना -2 चला गया, खुद को उसने क्या किया है ना रिड्यूस किया है, जबकि यहाँ आयोडीन ने में यहाँ -1 से 0 चला गया, खुद को क्या किया है ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है, तो ये जो आयोडीन लिबरेटेड है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना अब तक जरूरी नहीं समझा, लेकिन आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप है ना पेरोक्साइड का एस्टिमेशन भी आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं। तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक बहुत ही ब्रॉड टाइट्रेशन है, जिसमें आप बहुत सारी चीजों का है ना एस्टिमेशन है ना आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं। अगर क्लोरीन गैस आपको कहीं मिलती है तो क्लोरीन गैस का भी एस्टिमेशन आप है ना जो है क्लोरीन गैस का एस्टिमेशन भी आप है ना आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं। क्लोरीन को आप है ना KI से पास कराइए, जितनी आयोडीन लिबरेट होगी उसको आप हाइपो से क्या करिए ट्रीट करा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हैं आप ओजोन का एस्टिमेशन भी आप है ना आयोडाइड से कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, ओजोन को जब भी आप आयोडाइड से ट्रीट करते हैं है ना, साथ में ऑफ कोर्स है ना H+ या मीडियम में हाइड्रोजन होगा है ना, और ये चीज आयोडीन में चेंज कर जाएगी, प्लस साथ में है ना वाटर में चेंज कर जाती है। ठीक है, और ये ओजोन जो है 0 से -2 चला जाएगा है ना, खुद को रिड्यूस करेगा, और आयोडीन -1 से 0 चली जाएगी, खुद को ऑक्सीडाइज करेगी। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ClO- का भी एस्टिमेशन आयोडीन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन के साथ कर सकते हैं। ClO- जब भी आयोडीन से कंबाइन करता है ना Cl- बनेगा, और साथ में आयोडीन गैस आयोडीन लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लोरीन +1 स्टेट में है, +1 से ये -1 में चला जाएगा, और आयोडीन -1 से 0 चला जाएगा। ये रिड्यूस हो रहा है और ये चीज क्या हो रही है ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंसिंग मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन के शुरुआत में सिखाई है। आप इसको बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं ना, आपको बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको ये याद रहे कि कौन सी चीज किसमें चेंज करती है। जैसे क्लोरीन +1 से -1 में जाता है, आयोडीन -1 से 0 चला जाएगा। ठीक है ना, और 10th चीज क्या, 10th आप डाइक्रोमेट का भी एस्टिमेशन आयोडीन से कर सकते हैं। डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 में चेंज कर जाता है, और आयोडीन खुद को ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही 11th क्या, नेक्स्ट चीज क्या, डाइक्रोमेट के साथ साथ आप परमैंगनेट का भी एस्टिमेशन आयोडीन से कर सकते हैं। आयोडीन परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में ठीक है ना Mn+2 में चेंज कर जाता है, और साथ में आयोडीन लिबरेट हो जाएगी। तो एवरी टाइम हर बार ये आयोडीन लिबरेट होगी, और हर बार इस आयोडीन का एस्टिमेशन हम फर्दर हाइपो से करेंगे, जो कि हमारा है ना पहला रिएक्शन है, हाइपो से करेंगे। तो हर बार जो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है उसके इक्विवेलेंट्स हाइपो के बराबर हो जाएंगे। यहां भी आयोडीन लिबरेट हो रहा है, यहां भी आयोडीन लिबरेट हो रहा है, यहां भी आयोडीन लिबरेट हो रहा है। अगला क्या, 12th। ठीक है, यहां तक कि आप BrO3 का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। BrO3- प्लस आयोडीन चेंजेस इनटू क्या, Br आयोडीन प्लस Br-, यहां ब्रोमीन +5 स्टेट से -1 पे चली गई है, खुद को इसने रिड्यूस किया है, आयोडीन क्या हो गया है ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, इसी तर्ज पर है ना आप और भी रिएक्शंस लिख सकते हैं। आइए ना मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं है ना। रिएक्शन नंबर 12 के बाद रिएक्शन नंबर 13 क्या हो जाएगा, अगर आपको आर्सेनिक मिल जाता है, आर्सेनिक मिल जाता है AsO3 ठीक है, AsO4 ठीक है, AsO4 मिल जाता है, तो ये आप आयोडीन से रिएक्ट कर, आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे। आर्सेनिक +5 से +3 चला जाएगा, AsO3 +3 चला जाएगा, और आयोडीन लिबरेट हो जाएगी। ठीक है ना, लिबरेट हो जाएगी -1 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन नंबर 13 हो गया। ऐसे ही आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, मैं HNO2 को भी हम लोग इससे
रिएक्ट करके HNO2 का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। HNO2 जब भी आयोडाइड से रिएक्ट होगा NO में चेंज कर जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, खुद को रिड्यूस करेगा और आयोडीन गैस लिबरेट हो जाएगी, आयोडीन जो है लिबरेट हो जाएगा, नॉट गैस। इसी तरह इस पर HClO जो है वो भी आयोडाइड से एस्टिमेट किया जा सकता है ना। आयोडाइड से एस्टिमेट करने पर HClO जो है वो Cl- में चेंज होता है और आयोडीन लिबरेट होती है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से ये एक बहुत ही ब्रॉड एस्टिमेशन करने का तरीका है, जिसमें बहुत सारे है ना प्लेथोरा ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो एस्टिमेट किए जा सकते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से। हम कॉपर +2 एस्टिमेट कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, मैंगनीज ऑक्साइड, आयोडेट, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन, Cl- डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, है ना, ब्रोमेट, ठीक है ना, ASO4 होल थ्राइस, है ना, HNO2, HClO और बहुत कुछ। कोई भी चीज जो रिड्यूस होने को तैयार हो, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयोडाइड बहुत अच्छा है ना, खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को बड़ी आसानी से रिड्यूस करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आयोडाइड बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेडॉक्स टाइट्रेशन में 4 चीजें देखी कि KMnO4 कैसे कब कब कहां रिएक्ट करता है, K2Cr2O7 कहां रिएक्ट करता है। हम लोगों ने ID मेट्रिक टाइट्रेशंस भी देखे और हम लोगों ने अब ये जो लंबी सी एक लिस्ट दी है मैंने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी देख लिया। आइए अब रेडॉक्स रिएक्शंस को अच्छा समझने के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर sample impure sample of oxalate was dissolved in water and the solution made 200 ml. On titration 10 ml of this solution required 15 ml of N/20 KMnO4 solution. Calculate the percentage of pure oxalate in the sample. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सब सैंपल ऑफ ऑक्सलेट वॉज डिजॉल्व, है ना, इन वाटर एंड द सॉल्यूशन मेड 100 ml। तो देखिए क्या है, इम्प्योर ऑक्सलेट है, एक इम्प्योर ऑक्सलेट है C2O4 इसको 100 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया गया। ठीक है ना, और ये 0.5 ग्राम लिया गया, इम्प्योर है, यानी इसमें रियलिटी में इसका मास मान लीजिए कुछ W है। ठीक है, अब इसमें से 10 ml निकाल लिया गया एक टेस्ट ट्यूब में। अगर 10 ml निकाल लेंगे तो ऑक्सलेट इसमें कितना आ जाएगा, 100 ml का 10 ml 10वां भाग है, ये इसका 10वां भाग है, तो वेट का भी 10वां भाग आ जाएगा, W/10। अब इसका हम टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन कर रहे हैं एक ऐसे KMnO4 सॉल्यूशन से, है ना, KMnO4 सॉल्यूशन जो कि N/20 है और 15 ml है। ठीक है, KMnO4 है, तो पूछा जा रहा है कि इसकी परसेंटेज प्यूरिटी कितनी होगी। तो एक चीज तो ये श्योर है कि इसकी अगर परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी होगी तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट कैसे आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सलेट बाय, है ना, वेट विथ इंप्योरिटीज इनटू 100। याद लिया गया है कितना, 0.5 ग्राम, उसमें से W ग्राम प्योर ऑक्सलेट है, तो W/0.5 into 100 is
परसेंटेज ऑफ ऑक्सलेट, ठीक है, ऑक्सलेट का परसेंटेज हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा आंसर है। तो मेरा मेन मकसद है W की वैल्यू का पता लगाना, ठीक है। आइए W की वैल्यू का पता लगाते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए। मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट, है ना, इन द टाइट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट कैसे आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आ जाएगा इस तरफ? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इसलिए क्या, क्योंकि है ना KMnO4 की नॉर्मेलिटी भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करने पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाता है। नॉर्मेलिटी 1/20 है और वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए, 15/1000 लीटर्स हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सलेट कैसे आ जाएगा? तो आपको पता है वेट पता है ऑक्सलेट का कितना है, W/10, ठीक है। तो यहां मैं मोल ले रहा हूं इंटू वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सलेट जब भी ऑक्सीडाइज होता है वो CO2 में ऑक्सीडाइज होगा, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, 2 कार्बन पे +6 होगा, यहां 2 कार्बन पे +8 हो जाएगा, टोटल चेंज जो है वो 2 का आता है। तो आप कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑक्सलेट का 2 होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां पे क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 12 दूनी 24 और 16 4 जा 64, कितना आ जाएगा? 88, ठीक है। 88 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व करना रह जाता है। आप W की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? W हो जाएगा 88 इंटू 10 इंटू 15 बाय 2 इंटू 20 इंटू 1000, ठीक है। ऐसे ये कैंसिल हो गया, ये 4 है 22, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वेट आ जाएगा 22 इंटू 15 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 33, 330 बाई 100,000 यानी 0.33। तो मैं इस चीज को यहां रख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं? 0.33 बाय 0.5 इंटू 100 इज लाइक आई थिंक इट इज 66%, ठीक है। तो ऑक्सलेट की पूरी प्योरिटी जो है वो 66% हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ है, बोथ Cr2O7 and MnO4 can be used to titrate iron +2 aqueous, ठीक है। तो ये दोनों लोग iron +2 aqueous को टाइट्रेट कर सकते हैं। इफ in a given titration 24.50 centimeter cube of 0.1 m Cr2O7 were used, then what volume of 0.1 m MnO4 solution would have been used for the same titration? Same titration. तो both Cr2O7 and MnO4 can be used to titrate Fe+2 aqueous if in a given titration 24.5 gram of 0.1 m Cr2O7 is used, then what is the volume of 0.1 m MnO4 solution would have been used for the same titration? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ध्यान दीजिए।
आयरन प्लस 2 को दोनों ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आयरन प्लस 2 को डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर सकता है एसिडिक मीडियम में। आपको मैंने बताया आयरन प्लस 2 हमेशा ऑक्सीडाइज होने के बाद आयरन प्लस 3 में चेंज करता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि अगर मीडियम एसिडिक हो, ठीक है, तो डाइक्रोमेट हमेशा Cr प्लस 3 में चेंज करता है। तो अगर ये प्लस 3 में चेंज करता है तो आप देख सकते हैं, अगर आप बैलेंस कर दीजिए तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर 12 है और यहां प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 है। 12 से 6 चला जाता है, 6 का डिक्रीज है ना। अगर आप कह सकते हैं इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 6 है, ठीक है। और आयरन का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक का चेंज है। यही चीज अगर यही आयरन प्लस 2 परमैंगनेट से रिएक्ट करता है तो आपको मालूम है आयरन प्लस 2 प्लस MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, है ना। अगर मीडियम एसिडिक है, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम है तो आयरन तो प्लस 2 से प्लस 3 चला जाएगा और परमैंगनेट प्लस 7 से कहां चला जाएगा, प्लस 2 चला जाएगा, ठीक है, प्लस 2 चला जाएगा। आप देख सकते हैं परमैंगनेट में प्लस 7 से 2 यानी 5 का डिफरेंस है, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, जबकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ना इस आयरन से को टाइट्रेट करने के लिए, है ना, Cr2O7 कितना लगा है 24.5 सेंटीमीटर क्यूब जिस और 0.1 m सॉल्यूशन लगा, ठीक है। तो पूछ रहा है अगर MnO4 0.1 m ले लूं मैं तो इसका कितना वॉल्यूम लगेगा ml में, ये बताइए, सेंटीमीटर क्यूब में बताइए। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे, इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, या आप ऐसे कह सकते हैं इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर, इन दोनों के इसलिए बराबर क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ आयरन लिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि द गिवन टाइट्रेशन इतना यूज, देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड हैव बीन यूज्ड फॉर द सेम टाइट्रेशन। तो आयरन सेम है तो इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इन दोनों की मात्रा सेम है इसलिए इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, और ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, यानी इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, देखने में जरूर कॉम्प्लेक्स था लेकिन बहुत सिंपल हो गया। आप कह सकते हैं इन दोनों रिएक्शन से कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइक्रोमेट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, MnO4 माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइक्रोमेट कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू कितना, वॉल्यूम, और इसका भी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, या ऐसे कह सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर 6 है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन क्या, लीटर्स, ठीक है। तो यह जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 24.5 डिवाइड बाय 1000 से इसलिए डिवाइड किया ताकि सेंटीमीटर क्यूब को मैं लीटर में बदल सकूं। ऐसे ही यहां कर सकते हैं, MnO4 की मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, मोलारिटी है 0.1 और मान लीजिए वॉल्यूम जो है VmL है तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, इसको काट दीजिए, कैंसिल करिए, ठीक है ना, और आप वॉल्यूम इन ml निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इन ml कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0.1 और 0.1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 24.5 इंटू 6 बाई 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है, 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36, 5 है ना, 9 6 जा नहीं 6 4 जा 24, 5 29 पॉइंट क्या 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इन ml हो जाएगा 29.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या कि अगर दो टाइट्रेशंस दिए हुए हैं और किसी एक की मात्रा सेम है दोनों में, है ना, और वैलेंसी फैक्टर भी सेम है, तो आप कह सकते हैं इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, यानी इन दोनों के बराबर। तो ये ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग रिएक्शंस के कंपोनेंट्स के भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5,
द सल्फर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, द सल्फर कंटेंट, द सल्फर कंटेंट of a steel sample, of a steel sample is determined by converting it to H2S, ठीक है, गैस absorbing the H2S in 10 ml of 0.005 m iodine and then back titrating the excess iodine with 0.002 m Na2S2O3, full stop. If 10 ml Na2S2O3 is required for titration, how many milligrams of sulfur are contained in the sample? क्या रिएक्शंस हो जाएंगे इसके, है ना? रिएक्शंस दिए हुए हैं, रिएक्शंस है H2S प्लस आयोडीन विल चेंज इनटू सल्फर प्लस ट्वाइस HI, और आपको पता है आयोडीन प्लस हाइपो, ठीक है ना? हाइपो जो है Na2S2O3, मैंने रिएक्शन कराया भी अभी थ्योरी में, चेंजेस इनटू ट्वाइस NaI प्लस Na2S4O6, ठीक है? तो ये रिएक्शंस हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करें, एंड अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक स्टील है, ठीक है ना? स्टील है सॉल्यूशन, एक स्टील है, मान लीजिए जैसे स्टील, एक स्टील का कुछ है, ब्रिक है, ठीक है? स्टील की एक ब्रिक है, इसमें कितना सल्फर है ये मुझे निकालना है, ठीक है ना? कितना सल्फर है निकालना है। इज डिटरमाइंड द सल्फर कंटेंट of a steel of a sample determined by converting it into H2S। तो इसमें जितना भी सल्फर था सबको H2S गैस में कन्वर्ट किया गया, है ना? और इस H2S गैस को 10 ml इस H2S गैस को, है ना, 10 ml 0.005 m आयोडीन में घोल दिया गया। तो H2S और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ आयोडीन इसमें बचा रह जाता है। जो कुछ आयोडीन इसमें बचा रह गया, है ना, कुछ आयोडीन जो बचा रह गया उससे रिएक्ट करने के लिए, है ना, मुझे 0.02 m हाइपो की जरूरत पड़ी, ठीक है ना? यानी 0.002 m हाइपो की जरूरत पड़ी और उसका 10 ml लगा, ठीक है? 10 ml लगा। तो कह रहा है इसमें कितना सल्फर था, कितना मिलीग्राम सल्फर था। मिलीग्राम छोड़ दीजिए, मोल्स की बात करते हैं। मान लीजिए यहां n मोल सल्फर है, तो 1 मोल सल्फर से ही 1 मोल H2S बनेगा, क्योंकि एक सल्फर ही आता है इसमें। तो अगर इसके n मोल्स हैं, अगर इसके n मोल्स हैं तो H2S के भी कितने मोल्स होंगे? n, ठीक है? n मोल्स हो जाएंगे। अब मैं ये कह सकता हूं आयोडीन
थोड़ा आयोडीन H2S से रिएक्ट किया और थोड़ा आयोडीन हाइपो से रिएक्ट किया, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, H2S प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, हाइपो। ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर -1 इंटू 2 है, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं आयोडीन में नेट चेंज जो है वो 2 का है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो आयोडीन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकल सकते हैं? आयोडीन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल सकते हैं मोलारिटी, मोलारिटी कितनी है इसकी 0.005 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स कितना हो जाएगा 10 अपॉन कितना 1000, ठीक है 1000। और या मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन कैसे लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोल आ जाएगा और इंटू वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं मोलारिटी 0.005 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स 10/1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S कैसे निकलेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स n इंटू वैलेंसी फैक्टर। H2S का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहां सल्फर -2 से 0 आ जा रहा है, ठीक है ना, 2 का चेंज है। तो मैं कह सकता हूं H2S का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो कैसे निकलेगा, मोलारिटी 0.002 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। हाइपो का वैलेंसी फैक्टर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, हाइपो का वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 1, ठीक है ना, 1 आ जाता है। आप देख भी सकते हैं यहां 4 सल्फर पे 10 है, ठीक है, और यहां 4 सल्फर पे कितना है 8 है। तो चेंज आया 10 से 8 2 का, लेकिन 2 का चेंज 2 मॉलिक्यूल के लिए, तो यानी 1 मॉलिक्यूल के लिए चेंज कितना हो जाएगा 1। तो आप देख लीजिएगा हाइपो का वैलेंसी फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसे, ये आ जाएगा 20 इंटू 0.005 इंटू 20/1000 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस ये आ जाएगा 0.002 इंटू 10/1000 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 का पॉइंट यहां आ गया, 5 2 10, 0.1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2n प्लस ये हो जाएगा 0.02 अपॉन 1000, ठीक है। इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 0.08 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2n, 2 कैंसिल हो जाएगा 0.04, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर जो कि मैंने यहां पे लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर निकल के आ जाएगा, है ना, 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स निकल के आ जाएंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5 मोल्स। तो अगर सल्फर का वेट कोई पूछ बैठता है तो आप निकाल सकते हैं। सल्फर का वेट यहां निकाल रहा हूं, तो वेट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सल्फर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 ग्राम। मिलीग्राम में करने के लिए, है ना, आप इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 128 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2 मिलीग्राम, यानी आप कह सकते हैं 1.28 मिलीग्राम। तो अगर आप वेट ऑफ सल्फर बोलेंगे तो वेट ऑफ सल्फर कितना निकल के आ जाएगा 1.28 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल भी था, इतना कठिन नहीं है क्योंकि इसमें रिएक्शंस दिए हुए थे, तो आप बड़ी आसानी से, है ना, वैलेंसी फैक्टर्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं और ये चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 is standardized
standardized iodometrically against 0.334 gram of KBRO3 requiring 40 ml of Na2H2O3 solution. What is the molarity of Na2H2O3 and what is the molarity of Na2H2O3 solution? Molecular weight of KBRO3 is 167 gram per mole. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने ना. क्वेश्चन क्या कहता है? अ सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 is standardized iodometrically against इतना KBRO3 requiring 40 ml of Na2H2O3 solution. What is the molarity of the Na2H2O3? अब देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है. ठीक है ना, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? ये जो हाइपो है ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और KBRO3 को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसमें, ठीक है, कि ना पहले इसको आयोडीन से ट्रीट किया गया होगा. आयोडोमेट्रिकली दिखा है ना, आयोडोमेट्रिकली, तो आयोडीन से ट्रीट किया गया. होता क्या है, देखिए कुछ ऐसा हुआ है इसमें कि आपको पता है मैंने रिएक्शंस में लिखाया था BRO3 माइनस I माइनस के साथ रिएक्ट करके ना, आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके Br माइनस और आयोडीन में बदलता है, KBr कह सकते हैं. ठीक है, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं क्या कि ब्रोमीन यहां +5 से -1 चला गया, इसका वैलेंसी फैक्टर 6 है. ठीक है, और आयोडीन -1 से 2 आयोडीन -2 से है ना 0 चला गया. ठीक है, यानी 2 का चेंज है, लेकिन एक I माइनस के लिए एक ही का चेंज. ठीक है, अब ये रिएक्शन होता है. KBRO3 है ना, छोड़ दीजिए वैलेंसी फैक्टर, बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर बाद पे. ठीक है ना, KBRO3 KI से ट्रीट करके आयोडीन प्रोड्यूस करता है. आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन यही होता है. ठीक है, और फिर इस आयोडीन से हाइपो रिएक्ट करता है ऐसे. ये सब रिएक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताए हैं आपको. ठीक है, और Na2S4O6 बनेगा. ठीक है, इस तरह की चीज हो जाएगी. अब आप ये देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं कि यहां पर कह सकता हूं मैं KBRO3 के इक्विवेलेंट्स आयोडीन के बराबर. आयोडीन जितना यहां निकला है उतना ही यहां यूज हुआ है, यानी ये दोनों आयोडीन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे. ठीक है, और इस आयोडीन के इक्विवेलेंट्स हाइपो के बराबर. यानी मैं कह सकता हूं जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का फंडा भी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट्स हमेशा हाइपो के बराबर आ जाते हैं. कैसे आते हैं? इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर और इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर. यानी मैं कह सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KBRO3 विल बी इक्वल टू, मैं यहां पे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KBRO3 is equals to number of equivalents of iodine and number of equivalents of iodine is equals to number of equivalents of what? Hypo. तो मैं कह सकता हूं, इसको हटा दीजिए, हम लोग कह सकते हैं number of equivalents of KBRO3 will be equal to number of equivalents of Na2H2O3. ठीक है, अब number of equivalents of KBRO3 कैसे निकलेगा? तो इसका वेट दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो कैसे निकलेगा? तो आप निकाल सकते हैं हाइपो के मोलैरिटी निकालना है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर. मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम
इंटू वैलेंसी फैक्टर करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KbRO3 कैसे आ जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स 167, ये मोल हो गया, इंटू वैलेंसी फैक्टर। अभी आपने देखा वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, +5 से -1 चला गया, 6 का चेंज है, इसका वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसके वैलेंसी फैक्टर में हम यहां पे 6 कर देंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो कैसे निकलेगा? मोलारिटी जो कि m है इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, कितना है? 40 ml है। ठीक है, तो लीटर्स में करने के लिए इसको 40 बाई क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। और हाइपो का वैलेंसी फैक्टर 1 आता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है इंटू 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करने की देर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहां लिख सकते हैं 1000 कैंसल्स आउट। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 2 से चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये 20 से चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मोलारिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6/20 यानी 3/10, यानी मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 0.3 m। ठीक है, तो हाइपो सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.3 m होगी अगर मैं KbRO3 से आइडोमेट्रिकली उसको रिएक्ट कराता हूं तो। ठीक है ना, तो ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा। देखिए आइडोमेट्रिकली कहते हैं, आप समझ जाइए, मैंने अभी थ्योरी में बताया कि जो खुद को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पहले आयोडाइड से रिएक्ट करके आयोडीन प्रोड्यूस करेगा। वो आयोडीन का फिर हम लोग टाइट्रेशन करते हैं हाइपो से, और अक्सर बीच के आयोडीन को गायब कर देते हैं और कहते हैं कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा वो हाइपो के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 लीटर ऑफ acidified KMnO4 containing 15.8 gram KMnO4, 15.8 gram KMnO4 is decolorized by passing sufficient SO2, if SO2 is produced by FeS2, what is the amount of FeS2? What is the amount of FeS2 to give? What is the amount of FeS2 to give desired SO2? ठीक है, डिजायर्ड SO2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए। FeS2 से SO2 बन रहा है, और ये SO2 जो है वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, जब भी सल्फर +4 में है, ऑक्सीडाइज करके मैक्सिमम जाएगा तो कहां जाएगा? +6 तक चला जाएगा। और एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +7 से कहां जाता है? +2 तक जाता है। तो इसका 1 लीटर है एसिडिफाइड कंटेनिंग, इतना इसका मास जो है 15.8 ग्राम है। इसका अमाउंट पता लगाना है कितना होगा। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल है, इसका अमाउंट बाद में पता लगा, पहले इसके मोल्स मान लो n है सैंपल में। आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर यानी 2 बनेगा, तो 1 मोल से ये 2 मोल बनेगा, क्योंकि 2 सल्फर से 2 SO2 बनेगा। तो n मोल से ये कितना बन जाएगा? 2n मोल्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड के
भाई एक सल्फर से एक SO2 बनता है, पर यहां एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर है तो 2 SO2 बनेगा, यानी अगर ये N है तो ये कितना बन जाएगा, 2N बन जाएगा। अब इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे मैं N निकाल लूंगा, तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 कैसे दिखेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो कि साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 2 है इसका वैलेंसी फैक्टर, 2 का चेंज है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हो जाएगा, तो इंटू 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। KMNO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 है, साफ दिखाई पड़ रहा है, 5 लिख देंगे यहां पे, ठीक है। और वेट कैसे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 158 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आ जाएगी 1/10 और ये आ जाएगा 1/2, तो ये 2 2 और ये 2, यानी मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स N आ जाएगा 1/8 मोल आ जाएगा, 1/8 मोल आ जाएगा। और अगर इसका मोल 1/8 आ गया, मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1/8 मोल आ गया, आपने अभी निकाला, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 56 + 16 2 32 88, ठीक है। तो इसका जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 ग्राम, ठीक है। तो इसका वेट कितना निकल के आ जाता है, 11 ग्राम निकल के आ जाएगा। या इस क्वेश्चन में हल्की सी है ना मिस्टेक हो गई है, ये सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 32 × 2 हो जाएगा, 32 × 2 64 हो जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 56 है, दोनों जोड़ के 120 आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट FeS2 का 88 ना होके 120 हो जाएगा, और आप इसको कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, 15 ग्राम आ जाएगी, ठीक है ना, 15 ग्राम आ जाना चाहिए। तो FeS2 का वेट जो है 15 ग्राम हो जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, an aqueous solution containing 0.1 gram of KiO3, है ना, molecular weight is 214, and an excess of Ki, and excess of Ki was acidified by H plus by HCl. The liberated iodine consumed 45 ml of sodium thiosulfate, ठीक है, ml of sodium thiosulfate. The molarity of thiosulfate solution is ठीक है, कितना मोलैरिटी होगा, और रिएक्शन दिया हुआ है ना यहाँ पे, है ना, रिएक्शन दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिया हुआ है। रिएक्शन ये दिया है IO3- प्लस I- प्लस H प्लस चेंजेस इनटू I2 प्लस H2O, और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0.63 m, बी 0.0313 m, C 0.126 m, और डी 0.252 m, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, IO3- plus I- is changing into iodine, and this iodine is again reacting with hypo, ठीक है, to give, है ना, twice NaI plus sodium
टेट्राथायोनेट। अब आप कह सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर और इसके इक्विवेलेंट्स इसके बराबर, यानी इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और हाइपो के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडेट कैसा रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, आयोडेट के मोल्स कैसे आएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट KiO3 का है ना, कितना आ जाएगा 214 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 214 आ जाएगा इनटू वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, +5 से 0 जा रहा है। ठीक है, 5 का चेंज है। ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइपो कैसे निकल जाएगा, मोलैरिटी m मान लीजिए इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स ले लीजिए, 45 बाय है ना 1000 ले लिया इनटू वैलेंसी फैक्टर, हाइपो का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, m इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 5 इंटू 1000 बाय 214 इंटू 45। ठीक है, ये आ जाएगा 5 × 5 5 9 m इज इक्वल्स टू है ना 100 डिवाइड बाई 9 4 36 9 1 9 10 11 12 9 2 18 1 19 19 26, इतना इसकी मोलैरिटी आ जाएगी m। इसकी फाइनल वैल्यू 0.0519 m आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो आप इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आएगी 0.0519 m। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने है ना 2 अलग अलग रिएक्शंस थे। फिर ये एक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर का क्वेश्चन है। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन ऐसे ही होता है कि पहले हम किसी भी है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना उसकी वजह से नंबर ऑफ उसको रिड्यूस करा के आयोडीन प्रोड्यूस करते हैं, आयोडीन को फिर हम हाइपो से रिएक्ट कराते हैं और बीच में आयोडीन को गायब करके इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम कर देते हैं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस लेक्चर में मैंने है ना आपको रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बताया कि KMnO4 से कैसे किया जाता है, K2Cr2O7 से कैसे किया जाता है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन किसे कहते हैं, और उस पर लगभग हम लोगों ने 7-8 सवाल किए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।